हेलो साथियों, सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज की इस क्लास में। तो साथियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में। मारवाड़ का राठौड़ वंश है, जोधपुर का राठौड़ वंश। तो इसके बारे में आइए आज बात करते हैं। तो मारवाड़ में एक तो राठौड़ वंश का शासन था, इसके साथ ही मंडोर में प्रतिहार वंश का शासन था। आज हम बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रमुख राजाओं में कौन कौन से राजा हुए उनके बारे में बात करते हैं। तो राव सिहा, राव कुहड़ जो 1291 से 1309 का शासनकाल है, मलिनाथ जी, और राव चूड़ा जो 1394 से 1423 का शासनकाल, और राव चूंडा है इनका जो 1394 से 1423 का, ये सेमी नाम है। राव रणमल 1425 से 1438 तक शासनकाल। राव जोधा 1438 से लेकर 1489 का शासनकाल है। राव मालदेव का शासनकाल है 1531 से लेकर 1562 का। राव चंद्रसेन है 1562 से 1581। उदय सिंह का शासनकाल है 1583 से 1595 का। महाराजा गज सिंह, इनका शासनकाल है 1615 से लेकर 1638 ईस्वी। 1615 से लेकर 1638 का जो शासनकाल है वो महाराजा गज सिंह का है। और जसवंत सिंह कह सकते हैं, जसवंत सिंह प्रथम है, इनका शासनकाल है 1638 से लेकर 1678 का है। और महाराजा अजीत सिंह, इनका शासनकाल है 1679 से लेकर 1724 तक का है। अगला शासक है अभय सिंह, 1724 से लेकर 1749 का शासनकाल है वो अभय सिंह का है। और अगला शासक है जो अंतिम शासक है वो मान सिंह थे, इनका शासनकाल है 1809 से लेकर 1843 ईस्वी का। तो पहला शासक है राव सिहा। तो बात करते हैं राव सिहा के बारे में। तो राव सिहा जो है ये मारवाड़ में राठौड़ों के संस्थापक थे। 1240 में पाली के पालेल ब्राह्मणों की सहायता के लिए राव सिहा बदायूं से मारवाड़ आए थे। बदायूं स्थान है, बदायूं से मारवाड़ आए थे 1240 ईस्वी में राव सिहा। ये पालीवाल जो है पाली के, उनकी सहायता के लिए आए थे। बदायूं नामक स्थान कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राव सिहा ने अपनी राजधानी खेड़ को बनाई। खेड़ जो वर्तमान में बाड़मेर जिले में स्थित है, और खेड़ गणेश मंदिर भी है बाड़मेर में। राव सिहा की छत्री कहाँ स्थित है? पाली जिले में बेटू नामक स्थान पर है। अगला शासक है राव घूहड़, इनका शासनकाल 1291 से लेकर 1309 ईस्वी का है। तो राव घूहड़ के बारे में बात करते हैं। राव घूहड़ कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागणसी माता की मूर्ति लेकर आया था तथा बाड़मेर के नागाड़ा नामक स्थान पर नागणसी माता की मूर्ति स्थापित करवाई थी। अतः राव घूहड़ ने बाड़मेर के नागाड़ा नामक स्थान पर नागणसी माता का मंदिर बनाया। तो नागणसी माता का जो राजस्थान में मुख्य मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर है वो नागाड़ा बाड़मेर भी है, और राठौड़ों की जो कुलदेवी है। मलिनाथ जी ने बाड़मेर में मेवा नगर को अपनी राजधानी बनाया। मेवा नगर है, उनको राजधानी किसने बनाई? मलिनाथ जी ने। मलिनाथ जी ने मालवा के निजामुद्दीन को हराया था। मलिनाथ जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। मलिनाथ जी के कारण बाड़मेर क्षेत्र का जो नाम है वो मालानी पड़ा था। और मालानी घोड़े की नस्ल भी होती है, और मालानी नस्ल के घोड़े राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं, विशेष गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। अगला शासक है राव चूंडा। तो राव चूंडा की बात करते थे। 1394 से लेकर 1423 का जो शासनकाल है वो राव चूंडा का है। राव चूंडा के शासक मलिनाथ जी थे। प्रतिहार वंश की इंदा शाखा ने अपनी राजकुमारी की शादी राव चूंडा से की थी। प्रतिहारों ने राव चूंडा को दहेज में मंडोर दिया था। मंडोर जो नागार्जुन नदी के किनारे स्थित है, और मंडोर की जो स्थापना है वो 6वीं शताब्दी में हरिश्चंद्र ने की थी। राव चूंडा ने अपनी राजधानी मंडोर को बनाया था, अतः अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर थी। राव चूंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया था। राव चूंडा की रानी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो जोधपुर में जो चांद बावड़ी स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? राव चूंडा की राजधानी जो रानी थी चांद कंवर, उसने करवाया था। और प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी वो आभानेरी दौसा में, जिसका निर्माण जो है वो मिहिर भोज ने करवाया था।
अलग अलग फैक्ट मिलते हैं कि मीर भोज ने करवाया था, कोई कहता है कि इसका निर्माण जो है राजा चांद ने करवाया था। राव चूंडा पुंगल बीकानेर के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। राव चूंडा ने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया था, बल्कि राव चूंडा ने अपने छोटे बेटे कान्हा को राजा बनाया था। अगला शासक है राव रणमल। 1427 से लेकर 1438 तक का जो शासनकाल है वो राव रणमल का। राव रणमल के पिता का नाम क्या था? राव चूंडा था। राव रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को राजा बनाए जाने से क्या था? नाराज था। राव रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बना था। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जो है वो राणा लाखा के साथ किया था। 1438 में राव रणमल की प्रेमिका थी भारमली की सहायता से मेवाड़ के राणा चूड़ा ने रणमल की हत्या कर दी थी। अगला शासक है राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बसाया था। जिनका शासनकाल है 1438 से लेकर 1492 ईस्वी का है। राव जोधा ने 1460 को जोधपुर की स्थापना की थी। राव जोधा ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। करणी माता ने जोधपुर की मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उनकी नींव रखी थी। 1460 में राव जोधा ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। राव जोधा की रानी थी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। राव जोधा ने दिल्ली के शासक बहलोल लोधी को हराया था। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक था। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहाँ के थे? ये सिरोही के थे और इसे राजस्थान का गिरिवन कहा जाता है। अगला शासक है राव मालदेव। तो राव मालदेव की बात करते हैं तो 1531 से लेकर 1562 का जो शासनकाल है वो राव मालदेव का है। राव मालदेव के पिता का नाम राव गंगा था। राव मालदेव की माता का नाम पद्मा कुमारी था और पद्मा कुमारी सिरोही के जगमाल देवड़ा की बेटी थी। राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर मारवाड़ का राजा बना था और इसलिए ही मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है राव मालदेव को। राव मालदेव का जो राज तिलक है वो सोजत पाली में हुआ था। राज तिलक के समय राव मालदेव के पास केवल 2 परगने थे, सोजतवाड़ा और जोधपुर। राजा बनने के बाद राव मालदेव ने 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते थे, जिसमें प्रमुख परगने कौन कौन से इन्होंने परगने जीते थे? एक तो फलोदी परगना, इलाड़ा, सिवाड़ा, रायपुर, भद्रार्जुन जालोर में है और नागौर परगना, जालोर परगना, मेड़ता परगना और बीकानेर परगना। तो फलोदी परगना जो है ये जोधपुर में स्थित है और फलोदी परगना इन्होंने जैसलमेर की भाटियों के उसमें जो है ये जैसलमेर की भाटियों के पास था। राव मालदेव ने जैसलमेर के भाटियों से फलोदी परगना छीना था। बात करते हैं बिलाड़ा परगना। तो बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, जहाँ पर आई माता का मंदिर है और आई माता जो सिरवी जाति की कुलदेवी है। और बिलाड़ा परगना जो है ये सिरवी जाति के पास था। राव मालदेव ने सिरवी जाति से बिलाड़ा परगना छीन लिया था। बात करते हैं सिवाड़ा। सिवाड़ा कहाँ पड़ता? परगना बाड़मेर में। सिवाड़ा परगना जो है वो डूंगर सिंह के पास था। राव मालदेव ने डूंगर सिंह से सिवाड़ा परगना छीना था। रायपुर परगना जो कहाँ था? पाली में था। तो रायपुर जो परगना है ये वीरा सिंथल के पास था। राव मालदेव ने वीरा सिंथल से रायपुर परगना छीना था। और भद्राजुन जो है ये जालोर में है। भद्राजुन परगना है ये भी वीरा सिंथल के पास था। राव मालदेव ने वीरा सिंथल से ये भद्राजुन परगना छीना था। नागौर परगना है वो दौलत खां के पास था, उनसे ये परगना छीना था। और जालोर परगना जो है राव मालदेव ने सिकंदर खां से छीना था। और मेड़ता परगना जो है वीरमदेव के पास था। वीरमदेव जो कानड़ देव का पुत्र था। राव मालदेव ने वीरमदेव से ये परगना छीना था। और बीकानेर परगना किसके पास था? राव जेतसी के पास था। तो राव जेतसी से बीकानेर परगना जो है राव मालदेव ने छीना था। एक युद्ध है पाहोबा या साहोबा का युद्ध, जो 1541 में लड़ा जाता है। यह युद्ध मारवाड़ के राजा राव मालदेव और बीकानेर के जैसी के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें बीकानेर का राजा जैसी जो है वो लड़ता हुआ मारा जाता है और इसमें जो विजय है वो राव मालदेव की होती है। राव मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था तथा राव मालदेव ने कुंपा राठौड़ को बीकानेर
जेता और कुंपा जो थे वो इनके सेनापति थे। तो इसमें जो कुंपा था उनको बीकानेर सौंप दिया था। बीकानेर के राजा जयसिंह का बेटा कल्याणमल सहायता के लिए शेर से सूरी के पास चला गया था। अगला है वीरमदेव जो मेड़ता नागौर वाला। तो दरिया जोश नामक हाथी को लेकर राव बहादुर तथा मेड़ता नागौर के राजा वीरमदेव के बीच विवाद था तथा एक हाथी को लेकर जिसका नाम था दरिया जोश, उसके एक हाथी को लेकर जो विवाद होता है और राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था, उनको हरा दिया था और मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। मेड़ता का राजा वीरमदेव भी सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास चला गया था। राव मालदेव हुमायूं संबंध। राव मालदेव और हुमायूं के बीच संबंध कैसे थे? तो शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था। जोगी तीर्थ नामक स्थान से हुमायूं ने राव मालदेव के पास 3 दूत भेजे थे। जोगी तीर्थ एक स्थान है, उसी स्थान के पास से हुमायूं ने राव मालदेव के पास 3 दूत भेजे थे तथा शेरशाह के खिलाफ सहायता की मांग की थी। तो हुमायूं के द्वारा राव मालदेव के पास भेजे गए 3 दूत कौन कौन से? एक तो मीर संबंध को भेजा था, रायमल सोनी को और अतखा खां को भेजा था। राव मालदेव ने हुमायूं की सहायता मांगने पर सकारात्मक उत्तर दिया तथा राव मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया था, लेकिन हुमायूं राव मालदेव पर विश्वास नहीं करता है और अपने पुस्तकालय अध्यक्ष जो मुल्ला सुर के कहने पर हुमायूं सिंध की तरफ चला गया था। यदि राव मालदेव तथा हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाते तो शेरशाह सूरी के खिलाफ गठबंधन बना सकते थे तो अफगानों का राज भारत से समाप्त कर सकते थे। एक युद्ध राजता गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध जो 5 जनवरी 1544 को लड़ा जाता है पाली में। सोजत पाली या जैतारण के मध्य ये स्थान है, वहाँ लड़ा जाता है। गिरी सुमेल के युद्ध को ही जैतारण का युद्ध कहा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा जाता है? 5 जनवरी 1544 को जैतारण पाली में। गिरी सुमेल का युद्ध मारवाड़ के राजा मालदेव और दिल्ली का जो शेरशाह सूरी था उनके मध्य लड़ा जाता है और इसमें राव मालदेव का साथ है जेता और कुपा ने दिया था उनके सेनापतियों ने। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ बीकानेर के राजा कल्याणमल तथा मेड़ता के राजा वीरमदेव ने दिया था। शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण राव मालदेव वापस जोधपुर चला गया था। गिरी सुमेल के युद्ध में जेता तथा कुपा ने शेरशाह सूरी का सामना किया था। जलाल खां जलवानी की सहायता से शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध में जीत गया था। किसकी सहायता से? जलाल खां जलवानी, एक व्यक्ति था जलाल खां जलवानी की सहायता से शेरशाह सूरी जो है वो गिरी सुमेल के युद्ध में विजयी होता है। गिरी सुमेल के युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। गिरी सुमेल युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था और खवास खां को ये जोधपुर है वो सौंप दिया था। गिरी सुमेल युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार किया और खवास खां को जोधपुर सौंप दिया। राव मालदेव सिवाड़ा चला जाता है। उसमें राव मालदेव जब हार जाता है गिरी सुमेल के युद्ध में तो वो सिवाड़ा बाड़मेर चला जाता है। सिवाड़ा इसलिए चला क्योंकि मारवाड़ के राठौड़ों की शरण इसलिए कह सकते हैं या मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी थी सिवाड़ा। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है 1545 में होती है। उसके बाद राव मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में राव मालदेव ने कूटनीतिक गलतियां की थी। राव मालदेव ने बीकानेर के राजा कल्याणमल तथा मेड़ता के राजा वीरमदेव को शेरशाह सूरी के पास जाने का मौका दे दिया था, अन्यथा राव मालदेव कल्याणमल तथा वीरमदेव के साथ मिलकर राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। यदि राव मालदेव शेरशाह सूरी की चालाकी में नहीं फंसता तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत सकता था। राव मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनवाया था। जोधपुर का जो परकोटा है वो राव मालदेव ने बनाया था। राव मालदेव ने राजस्थान के कई किलों का निर्माण करवाया, जैसे सोजत का दुर्ग है वो बनाया था। पोखरण के किले का निर्माण 1550 में राव मालदेव ने करवाया था। रिया का दुर्ग जो स्थित है नागौर में उनका निर्माण करवाया था और मेड़ता दुर्ग का निर्माण भी राव मालदेव ने करवाया था, जिसे मालकोट के नाम से जाना जाता है। राव मालदेव ने अपने बड़े बेटा राम मुहूर्त सिंह को राजा नहीं बनाया बल्कि अपने छोटे बेटे सुंदरसेन को मारवाड़ का अगला राजा बनाया था। बात करते हैं उमादेव भटियाणी कौन थी? तो उमादेव जो हैं ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो राजा थे लूणकर्ण उनकी बेटी लूणकर्ण भाटी की पुत्री थी। उमादेव भटियाणी राव मालदेव की रानी थी और भारमली नामक दासी के कारण उमादेव भटियाणी राव मालदेव से
नाराज हो जाती है। इसी कारण से उमादेवी भटियाणी को रूठी रानी कहा जाता है। तो रूठी रानी के जो महल है, एक तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, एक तारागढ़ अजमेर में है। उमादेवी भटियाणी ने अपने कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया, लेकिन बाद में ये केलवा राजसमंद चली जाती है। विशेष जला महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीत गाती। तो जला गीत है, महिलाएं जो है ये बारात का डेरा देखने जाते समय ये गीत गाया करती है। वो गीत जो है वो जला कहलाते हैं। स्वरूप दे झाली राव मालदेव की रानी थी। राव मालदेव की एक और रानी थी, जिसका नाम था स्वरूप दे झाली। रानी स्वरूप दे झाली ने मंडोर के पास जोधपुर में बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था, मंडोर के पास ही। और राव मालदेव का अगर दरबारी विद्वानों की बात की जाए तो आसानंद जी थे और एक ईश्वरदास जी बारठ। बात करते हैं आसानंद जी। आसानंद जी ने पाइबा का युद्ध में भाग लिया था। आसानंद जी ने मारवाड़ के राव मालदेव का एक दरबारी विद्वान थे और इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई, जिसमें उमादेवी भटियाणी कवि थे, बागा भारमली दुआ और गुंगाजीरी पेड़ी, ये आशा बाढ़ने लगे थे। और ईश्वरदास ने क्या लिखे थे? ईश्वरदास जो है ये पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता भी थे और राव मालदेव के दरबारी विद्वान थे। और इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है। हाला झालारी कुंडलिया को सूर सतसई के नाम से भी जाना जाता है और देवीयान और हरिदास, 3 पुस्तकें लिखी है। राव मालदेव के उपाध्याय को राव मालदेव को किन उपनामों से जाना जाता है? तो हिंदू भाषा कहा जाता है और हसमत वाला राजा कहा जाता है। हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहा जाता है क्योंकि ये शक्तिशाली राजा होने के कारण कहा। अबुल फजल तथा निजामुद्दीन ने राव मालदेव की प्रशंसा करते हुए राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है। अगला शासक है राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन की बात करें तो 1562 से लेकर 1581 तक का शासनकाल। 1562 से 1581। राव चंद्रसेन जोधपुर के राव राजा मालदेव का बेटा था। 1574 में अकबर ने बीकानेर के राजा राज सिंह को चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। राज सिंह ने सोजत के किले पर अधिकार कर लिया था, लेकिन राजा राय सिंह सिवाना के किले पर अधिकार नहीं कर पाया था। 1574 में महाराजा राय सिंह के आक्रमण के समय सोजत का किला जो है कलाजी राठौड़ के पास था और 1574 में राय सिंह के आक्रमण के समय सिवाना का जो किला है वो पत्ता राठौड़ के पास था। सोजत का किला है वो कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है और सिवाना बाड़मेर में। 1577 में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवणदुर्ग पर अधिकार कर लिया था। शाहबाज खान ये वही है जिसका एकमात्र ये व्यक्ति वो है जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग जीता था 1578 को, तो वो शाहबाज खान था। 1577 में राव मालदेव को पोकरण का किला जैसलमेर के हर राय को बेचना है। ये हर राय वही है जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार। 1570 में जब नागौर दरबार लगा था, उसमें जब अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का शासक था वो हर्राज था। तो जैसलमेर के हर्राज को बेचना पड़ गया था। वो पोकरण का किला था जो राव चंद्रसेन ने 1576 में बेचा था। पोकरण का किला जैसलमेर में स्थित है, जिसका निर्माण 1550 में करवाया गया। मालवा के रामपुरा क्षेत्र में राव चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया था। 1581 में सारण की पहाड़ियों में राव चंद्रसेन की पाली जिले की चिंचियाई नामक गांव में मृत्यु हो गई थी। राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी तथा राव चंद्रसेन राज्य में संघर्ष करता रहा और इनको जहर देकर धोखे से मार दिया जाता है। परगनों की बात करें तो राव चंद्रसेन को जब मारवाड़ का राजा बनाया गया था, तब वह राव चंद्रसेन के बड़े भाइयों राम को कुंदूज परगना तथा उदय सिंह को फलौदी परगना दिया गया था। राव चंद्रसेन को जब मारवाड़ का राजा बनाया गया था, तब राव चंद्रसेन के छोटे भाई रायमल था, उनको सिवाड़ा परगना दिया गया था। कुंदूज जो है ये कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है और फलौदी जोधपुर में और सिवाड़ा बाड़मेर में। नाडोल का युद्ध पाली जिले में लड़ा जाता है। नाडोल का युद्ध पाली में लड़ा जाता है। नाडोल का युद्ध है राव चंद्रसेन और उनके छोटे भाई राम के मध्य लड़ा जाता है। नाडोल के युद्ध में राव चंद्रसेन की जीत होती है और जो राम है वो हार जाता है। नाडोल का युद्ध हारने के बाद राम सहायता के लिए अकबर के पास चला जाता है। 1564 में राम की सहायता के लिए अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली जो बेग थे उनके नेतृत्व में राम की सेना पर जोधपुर पर आक्रमण कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। आक्रमण के समय राव चंद्रसेन भद्राजुंड की ओर निकल जाते हैं। भद्राजुंड जो है जालोर में स्थित है।
आगे है लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध? लोहावट का युद्ध, जो जोधपुर में लड़ा जाता है। लोहावट का युद्ध जोधपुर में लड़ा जाता है और ये युद्ध राव सुंदरसेन और उनके छोटे भाई उदय सिंह के मध्य लड़ा जाता है। लोहावट के युद्ध में राव सुंदरसेन की जीत हो जाती है और राव सुंदरसेन थे, उन्होंने उदय सिंह को हरा दिया था। बात करते हैं नागौर दरबार। तो नागौर दरबार 1570 में लगता है। नागौर दरबार आयोजन अकबर करवाता है। 1570 में राव चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया था, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उदय सिंह की तरफ देखकर राव चंद्रसेन अकबर से बिना मिले ही वापस निकल गए थे। चंद्रसेन के नागौर दरबार में अकबर से बिना मिले वापस जाने के कारण अकबर ने नागौर के भद्राजोन पर अधिकार कर लिया था। अकबर के भद्राजोन पर आक्रमण करने के कारण राव चंद्रसेन जो है ये कहाँ से ले जाते हैं? सिवाना से ले जाते हैं। तो ये वहाँ से सिवाना से ले जाते हैं। नागौर दरबार का घोषित उद्देश्य क्या था? अकबर ने नागौर दरबार के आयोजन से पहले यह घोषणा की थी कि यह दरबार अकाल रात कार्यों के लिए आयोजित किया जाएगा। नागौर दरबार के दौरान अकबर ने अकाल रात कार्यों के लिए नागौर में सुखद तालाब का निर्माण करवाया था। नागौर दरबार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? अकबर के द्वारा नागौर दरबार के आयोजन का वास्तविक जो उद्देश्य है, राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना था। राजस्थान के कुछ राजाओं ने नागौर दरबार में अकबर के तस्वीर का, जैसे बीकानेर का कल्याणमल था, जैसलमेर का राज था और मोटा राजा उदय सिंह जो राव चंद्रसेन का बड़ा भाई था, उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। नागौर दरबार का महत्व, प्रभाव और परिणाम क्या रहा? नागौर दरबार से अकबर ने बिना युद्ध लड़े ही अपनी कूटनीति से राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। नागौर दरबार के बाद राजस्थान के राजा स्पष्ट रूप से दो भागों में बंट गए थे, मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी। दो भाग, जो मुगल सहयोगी वो अकबर के पास और मुगल विरोधी है वो विरोधी में ही। और नागौर दरबार के बाद राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला की शुरुआत हुई थी, जैसे आमेर का मान सिंह था और बीकानेर का राज सिंह था। नागौर दरबार के बाद राजस्थान में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया था। बात करते हैं राज सिंह की। तो अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राज सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था और राज सिंह बीकानेर का राजा जो कल्याणमल था उनका बेटा था। 1572 से लेकर 74 तक राज सिंह जोधपुर पर प्रशासक बना रहा। 72 से लेकर 74 तक, 2 साल तक। राव चंद्रसेन को किन नामों से जाना जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और महाराणा प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। विश्वेश्वर नाथ रेव ने क्या कहा है? राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। तो राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किसने की? तो विश्वेश्वर नाथ ने। और इन्होंने ही राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा है। राव चंद्रसेन तथा महाराणा प्रताप में समानता है। राव चंद्रसेन तथा महाराणा प्रताप दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राव चंद्रसेन तथा प्रताप दोनों ने छापामार युद्ध पद्धति का अनुसरण किया था। राव चंद्रसेन तथा प्रताप दोनों को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, जैसे राम और उदय सिंह, ये राव चंद्रसेन के भाई थे, और जगमाल जो प्रताप का भाई था, जो उनके विरोधी थे। राव चंद्रसेन तथा महाराणा प्रताप दोनों के अधिकतर राज्यों पर अकबर ने अधिकार कर लिया था, लेकिन थोड़ी सी भूमि के बल पर दोनों ने अकबर का सामना किया था। राव चंद्रसेन और प्रताप दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी, जैसे महाराणा प्रताप ने सपन के मैदान में शरण ली थी और राव चंद्रसेन ने डूंगरपुर का राजा आसकन था, जिन्होंने राव चंद्रसेन को शरण दी थी। सपन का मैदान जो है ये बांसवाड़ा जिले में माही नदी के द्वारा बनवाया गया था। राव चंद्रसेन तथा महाराणा प्रताप असमानताएं क्या थी? तो महाराणा प्रताप का मुगल विरोध, महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से जो राज तिलक के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन राव चंद्रसेन का मुगल विरोध है वो नागौर दरबार के बाद से शुरू होता है। महाराणा प्रताप का मुगल विरोध जो है प्रताप के मरने के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने जारी कर, लेकिन राव चंद्रसेन का मुगल विरोध जब राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद समाप्त हो जाता है। महाराणा प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना किया था, जैसे हल्दीघाटी के युद्ध में, दिवेर के युद्ध में, लेकिन राव चंद्रसेन ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना नहीं किया था। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई, स्थायी केंद्र बनाए, इनकी अंतिम राजधानी, लेकिन राव चंद्रसेन ऐसा कोई केंद्र स्थापित नहीं कर पाया था। महाराणा प्रताप ने जनता में राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था, लेकिन राव चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया। इन सभी असमानताओं के बावजूद भी राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्योंकि राव चंद्रसेन की भौगोलिक परिस्थितियां महाराणा प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी, क्योंकि मेवाड़ एक पर्वतीय प्रदेश था जहां छापामार युद्ध प्रणाली से लंबे समय तक किया जा सकता है, जबकि मारवाड़ एक मैदानी मरुस्थल था।
महाराणा प्रताप को भामाशंकर तथा तारासन जैसे दानवीर साथियों का सहारा मिला था, लेकिन राव सुंदर सिंह के ऐसे सहयोग की कमी खलती रही। किसी ने राव सुंदर सिंह का सहयोग भी नहीं किया था। अगला शासक है उदय सिंह। तो उदय सिंह की बात करते हैं। इनका शासनकाल 1583 से लेकर 1595 का है। तो मारवाड़ का राजा उदय सिंह जो है मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये उदय सिंह जो है ये राव मालदेव का बेटा था और राव सुंदर सिंह का बड़ा भाई था। उदय सिंह मारवाड़ का पहला राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो राजपूताना का हुआ पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो वो था आबेर का जो बारबल था, कछुआ वंश का राजा, उसने की थी। बात करते हैं मानी बाई। तो मानी बाई मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी और उन्होंने इसका जो विवाह है वो जहांगीर के साथ किया था और बाद में इसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता था और इसे जगत गोसाई की भी कहा जाता था। इनका जो बेटा है वो शाहजहाँ नहीं से मानबाई से या मानी बाई से जो उत्पन्न बेटा हुआ था खुर्रम, जो शाहजहाँ था। आगे है कल्ला रायमलोध। कौन था? कल्याण सिंह। कल्ला रायमलोध या कल्याण सिंह मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। रायमल के बेटे कल्याण सिंह को ही कल्ला रायमलोध के नाम से जाना जाता है और ये सिवान बाड़मेर का सामंत था। सो मिला गया भारत का सामने जाकर भारत के सामने जाकर स्वागत करना ही सामेला कहलाता है। भारत के सामने जाकर स्वागत करना है क्या कहलाता है? सामेला कहलाता है। सिवाना का दूसरा शाखा जो है 1599 में होता है। 1599 में अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया था, उसमें सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था। और अकबर के सिवाना आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? कल्ला रायमलोध था, या कह सकते कल्याण। सिवाना के दूसरे शाखा के दौरान भान कंवर के नेतृत्व में जोहर होता है। सिवाना का जब दूसरा शाखा होता है उसमें जोहर कौन करती है? भान कंवर करती है तथा कल्ला रायमलोध के नेतृत्व में केसरिया होता है। केसरिया दूसरी शाखा देखो, सिवाना का जो दूसरा शाखा 1599 में होता है, उसमें 1599 में होता है, उसमें जो जोहर है वो भान कंवर करती है और जो केसरिया है वो कल्ला रायमलोध करता है। भान कंवर की सगाई जो है कल्ला रायमलोध के साथ हुई थी। बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर का राजा कल्याणमल का बेटा था और राय सिंह का भाई था। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर का राजा था। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोध के मरसी लिखे थे। कल्ला रायमलोध के मरसी लिखे थे। किसी राजा के मरने के बाद उस राजा की वीरता पर लिखे जाने वाले दोहों को मरसिया कहा था। तो मरसी होते क्या है? जब कोई राजा मर जाता था और उसके बाद उस राजा की वीरता पर लिखे गए जो दोहे होते थे वो मरसी कहलाते थे। कल्ला रायमलोध ने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मरसी अपने जीते जी ही लिखवाए थे। बात करते हैं महाराजा गज सिंह। 1615 से लेकर 1638 तक का शासनकाल। तो महाराजा गज सिंह के बड़े बेटे का नाम अमर सिंह था और गज सिंह के छोटे बेटे का नाम जसवंत सिंह था। जहांगीर ने और गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी थी। महाराजा गज सिंह ने अनारा बेगम के कहने पर अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनवाया था और बड़े बेटे अमर सिंह राठौड़ को नागौर का राजा बनवाया था। और यही है अमर सिंह राठौड़ जिसे नागौर का स्वामी कहा जाता है। अमर सिंह राठौड़ नागौर का राजा था। अमर सिंह राठौड़ है वो गज सिंह का बेटा था, बड़ा बेटा था। और शाहजहाँ के दरबार में अमर सिंह ने सलावत खां मीर बख्शी को मार डाला था। इन्होंने क्या इसे अमर सिंह को गंवार कह दिया था, तो गुस्से में उनकी गर्दन काट दी थी। मीर बख्शी की जो सलावत खां था, मीर बख्शी जो शाहजहाँ का दरबारी था। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है। अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी। इसकी हत्या किसने की थी? अर्जुन सिंह गौड़ ने की थी। अर्जुन सिंह गौड़ जो है वो अमर सिंह का साला था और इनकी अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? नागौर में। 16 खंभों की छतरी है और आगरा के किले के बुखारा दरवाज़ा उनको अमर सिंह दरवाज़ा कहा जाता है। शाहजहाँ ने बुखारा दरवाजे को बंद करवा दिया था। 1809 में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने बुखारा दरवाजे को खुलवाया था। ये जो दरवाज़ा दोबारा किसने खुलवाया था? 1809 में अंग्रेज अधिकारी आया था, जॉर्ज स्टील ने खुलवाया था। मथुरा की राड़ 1644 में लड़ा था। कब लड़ा था? 1600। तो बात करते हैं मथुरा की राड़। ये युद्ध है 1644 में लड़ा था। ये युद्ध नागौर के राजा अमर सिंह और बीकानेर के राजा करण सिंह के मध्य लड़ा जाता है
और ये युद्ध नागौर के जाखड़िया गांव और बीकानेर के सीलवा गांव की सीमा पर लड़ा जाता है। और इसमें जो जीत है बीकानेर राजा करण सिंह की होती है। और काशी संगाणी की पुस्तक छत्रपति रासो मतिरे की राड़ की जानकारी मिलती है। तो ये युद्ध जो है मतिरे की राड़ जो युद्ध है इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है? छत्रपति रासो में। और ये पुस्तक किसकी है? काशी संगाणी की। तो काशी संगाणी ने पुस्तक लिखी थी छत्रपति रासो, उसी में मतिरे की राड़ युद्ध की जानकारी मिलती है। मतिरे की राड़ का कारण क्या था? बीकानेर के सिलवा नामक गांव में एक खेत में मतिरे की बेल लग गई थी, लेकिन उस मतिरे की बेल पर मतिरा नागौर के जाखड़िया गांव में लगा हुआ था। तो कारण यही था। अगला शासक है जसवंत सिंह प्रथम। 1638 से लेकर 1678 तक का जो शासनकाल है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था। 1662 में मुगल सेनापति शाइस्ता खां की सहायता के लिए औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को दक्षिण भारत भेज दिया था। शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान। 1673 ईस्वी में औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को काबुल अफगानिस्तान भेज दिया था। 1678 में जमरूद का थाना नामक स्थान पर जमरूद में हुई थी। तो जमरूद जो है ये भी अफगानिस्तान पर था। वहाँ पर जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। जमरूद का थाना नामक स्थान जो है ये काबुल अफगानिस्तान में है। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है। कुफर का अर्थ होता है धर्म विरोधी। आज धर्म विरोधी जो है वो चला गया। एक युद्ध लड़ा जाता है धर्मत का युद्ध, जो 1658 में लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 1658 में। धर्मत का युद्ध है ये 15 अप्रैल 1658 में लड़ा जाता है। धर्मत का युद्ध ये कहाँ? धर्मत जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये युद्ध दारा सिकोर और औरंगजेब के मध्य भाइयों के मध्य ही लड़ा जाता है। दारा औरंगजेब तथा मुराद तीनों भाई थे तथा मुगल बादशाह शाहजहाँ के बेटे थे। ये तीनों दारा, औरंगजेब और मुराद। धर्मत के युद्ध में दारा के सेनापति महाराजा जसवंत सिंह प्रथम और कासिम खां थे, दो थे। एक तो जसवंत सिंह प्रथम और एक कासिम खां, ये दारा के सेनापति थे। और औरंगजेब के साथ उसका भाई मुराद ने दिया। औरंगजेब का साथ किसने दिया? मुराद ने दिया था। धर्मत का युद्ध मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए लड़ा गया था। धर्मत के युद्ध में जीत किसकी होती? औरंगजेब की होती। धर्मत के युद्ध से पहले ही दारा का सेनापति कासिम खां जो है वो औरंगजेब के साथ मिल जाता है। युद्ध होता ही नहीं है, उसके पहले ही मिल जाता है। पहले तो साथ दिया था दारा का, लेकिन बाद में औरंगजेब के साथ मिल जाता है। धर्मत के युद्ध में घायल होने के कारण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम वापस जोधपुर चला जाता है। धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध के समय महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की हाड़े रानी जसवंत देव ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे, अर्थात महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को किले में प्रवेश नहीं करने दिया था। एक युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ के युद्ध में जीतने के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बना था। औरंगजेब के मुगल बादशाह बनते ही आमेर का राजा मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के पक्ष में आ गया था और मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब के साथ संधि कर ली थी। मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम भी औरंगजेब के पक्ष में आ गया था। एक युद्ध लड़ा जाता है खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध 1659 में लड़ा जाता है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ का युद्ध लड़ता है। और खजुआ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। खजुआ का युद्ध औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य लड़ा जाता है। शाह शुजा के मध्य लड़ा जाता है और इस युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है। शाह शुजा जो है वो इस युद्ध में हार जाता है। और इस युद्ध में औरंगजेब का सेनापति कौन था? जोधपुर का जसवंत सिंह प्रथम था। खजुआ के युद्ध के दौरान महाराजा जसवंत सिंह प्रथम शाह शुजा के साथ मिल गया था तथा जसवंत सिंह प्रथम ने औरंगजेब का सैनिक शिविर लूट लिया था। शाह शुजा औरंगजेब का भाई था, मुगल बादशाह शाहजहाँ का बेटा था। शाह शुजा कौन था? औरंगजेब का भाई था और मुगल बादशाह शाहजहाँ का बेटा था। बात करते हैं पृथ्वी सिंह। कौन था पृथ्वी सिंह? तो ये जसवंत सिंह प्रथम का बेटा था। जसवंत सिंह प्रथम में इनके बेटे का नाम ही पृथ्वी सिंह था। पृथ्वी सिंह ने शेर के साथ मुकाबला या युद्ध किया था। औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह को जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह को। अजय सिंह तथा दल थम्बल। अजय सिंह तथा दल थमन दोनों कौन थे? दल थमन ये दोनों जसवंत सिंह प्रथम के बेटे थे। औरंगजेब ने अजय सिंह तथा दल थमन को दिल्ली में
एक हवेली है रूप सिंह की हवेली में के नज़रबंद कह सकते या कैद करवा दिया था। रूप सिंह राठौड़ के हवेली जो किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली थी। ये रूप सिंह राठौड़ कौन था? ये रूप सिंह किशनगढ़ का राजा था। उनकी जो हवेली है वो दिल्ली में बनाई गई थी। बीमारी के कारण जसवंत सिंह प्रथम के बेटे दलथमन की मृत्यु दिल्ली में रूप सिंह की हवेली में हो गई थी और अजीत सिंह मारवाड़ का बाद में राजा बनता है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी? तो जसवंत सिंह प्रथम ने महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक नगर की स्थापना की थी और जोधपुर में अनार के बगीचे लगाए थे। अनार के बगीचे जोधपुर में किस शासक ने लगवाए थे? जसवंत सिंह प्रथम ने। और जसवंत सिंह प्रथम की रानी जसवंत दे ने राय का बाग महल का निर्माण करवाया था। और राय का बाग का महल जोधपुर के राय का बाग नामक स्थान पर स्थित है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी जो है अतिरंग दे ने जोधपुर में शेखावत जीरो तालाब का निर्माण करवाया था। शेखावत जीरो तालाब है उसका निर्माण करवाया था। तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की पुस्तकें कौन सी? तो आनंद विलास है, भाषा भूषण है, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धानुसार है, सिद्धांत सार। ये इनकी 4 पुस्तकें हैं। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में जो दरबारी विद्वान थे वो कौन कौन से? तो नरहरिदास, नवीन, मोड़ो, नैणसी, 3 ही थे। नरहरिदास जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी जो विद्वान था नरहरिदास ने अवतार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। अवतार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। और नवीन जो है ये भी जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी विद्वान था और इन्होंने नेह निधान लिखी थी पुस्तक। बात करते हैं मोड़ो नैणसी की। तो मोड़ो नैणसी जो है वो जसवंत सिंह प्रथम का क्या था? दीवान था। तो जसवंत सिंह प्रथम का दीवान था। हिसाब में गलती का आरोप लगने के कारण जसवंत सिंह प्रथम ने मोड़ो नैणसी तथा उसके भाई सुंदर दास को, एक सुंदर दास था, उनको जेल में बंद करवा दिया गया। हिसाब में गलती कर दी थी तो दोनों को ही बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया है। मोड़ो नैणसी ने भाई सुंदर दास के साथ जेल में आत्महत्या कर ली थी। दोनों ने ही, मोड़ो नैणसी ने अपने भाई सुंदर दास के साथ जो जेल में आत्महत्या कर ली थी। मुंशी देवी प्रसाद ने मोड़ो नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा था। तो राजपूताने का अबुल फजल मोड़ो नैणसी को किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। मोड़ो नैणसी के द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तक है नैणसी लिख्या मारवाड़ प्रगनाली विगत लिखी गई। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम की अनुपस्थिति में मारवाड़ राज्य का शासन जो है मोड़ो नैणसी के द्वारा चलाया गया था। नैणसी ख्यात, तो नैणसी ख्यात है मोड़ो नैणसी ने लिखी थी और राजस्थान की ये पहली ख्यात है। नैणसी जो ख्यात है ये राजस्थान की पहली ख्यात है। मारवाड़ प्रगनारी विगत, ये जो मोड़ो नैणसी ने लिखी थी और इसे क्या कहता है? मारवाड़ का गजट कहा जाता है। मारवाड़ प्रगनारी विगत जो पुस्तक है ये जनगणना की जानकारी मिलती है। इसमें जोधपुर की जनगणना की जानकारी जो है मारवाड़ी परगना की विगत में मिलती है। एक था इंद्र सिंह राठौड़। इंद्र सिंह राठौड़ नागौर का राजा था और अमर सिंह राठौड़ इंद्र सिंह राठौड़ का दादा था। अमर सिंह राठौड़ है वो इंद्र सिंह राठौड़ का क्या था? दादा था। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए देकर इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर सौंप दिया था, लेकिन जोधपुर की जनता ने इंद्र सिंह राठौड़ को राजा स्वीकार नहीं किया था। अगला शासक है महाराजा अजीत सिंह। 1679 से लेकर 1724 तक का जो शासनकाल है वो महाराजा अजीत सिंह का है। मुकुंद दास कीची तथा गोरा थाई के साथ मिलकर दुर्गादास राठौड़ महाराजा अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आए थे। महाराजा अजीत सिंह को कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया था। कहाँ? कालिंद्री के स्थान है। कालिंद्री नामक स्थान अभी वर्तमान में सिरोही जिले में स्थित है। वहाँ पर एक गांव जयदेव पुरोहित है, उनके घर उनको रखा गया था। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज रख दिया था। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह को अपनी बेटी जिबुनिसा को सौंप दिया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह का समर्थन किया था। 1708 में देबारी समझौता, बिल्कुल 1707-8 में देबारी समझौता होता है, उसमें महाराजा अजीत सिंह जो है मारवाड़ का राजा बन गया था। महाराजा अजीत सिंह के बड़े बेटे अभय सिंह के कहने पर छोटे बेटे भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। बिल्कुल मारवाड़ का दूसरा पितृंता कहलाता है अजीत सिंह, जिन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। तो किसने की थी? भगत सिंह ने की थी और भगत सिंह को ही मारवाड़ का दूसरा पितृंता कहा जाता है। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। कई पशु पक्षी वो जलकर मर गए थे। इंद्र कंवर कौन है? इंद्र कंवर मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की बेटी थी। मारवाड़ का राजा जो अजीत सिंह है उनकी बेटी कौन थी? इंद्र कंवरी थी। इंद्र कंवर। महाराजा अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवरी का जो विवाह है मुगल बादशाह था
हरुघासी के साथ किया था। इंद्र कौर अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह के साथ किया गया था। इंद्र कौरी के विवाह के बाद किसी भी हिंदू राजकुमारी का जो विवाह है वो मुगल बादशाह के साथ नहीं किया गया था। गोराधाय कौन है? गोराधाय तो गोराधाय जो अजित सिंह का पालन पोषण गोराधाय ने किया था। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। गोराधाय का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसो में लिया जाता है। मारवाड़ का राष्ट्रगान था धूसो, उसमें गोराधाय का नाम लिया जाता है। और गोराधाय की छतरी है वो जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान सरकार के द्वारा गोराधाय के नाम से एक योजना भी शुरू की जा चुकी है, जिससे गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना कहा जाता है। गोराधाय ग्रुप फोस्टर योजना केयर योजना 2021 में शुरू की गई थी। तो गोराधाय ग्रुप फोस्टर योजना की शुरुआत 23 अप्रैल 2021 को की गई थी और ये योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी। और इसमें राजस्थान में अनाथ एवं उपेक्षित बच्चों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के लिए योजना शुरू की गई थी। और ये योजना राजस्थान में जिला स्तर पर शुरू की गई थी। और इस योजना का जो संचालन राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर एनजीओ तथा सिविल सोसाइटी के सहयोग से किया गया था। अगला है देबारी का युद्ध जो 1680 में लड़ा था। देबारी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। देबारी के युद्ध में औरंगजेब ने मारवाड़ के राजा राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सेना को हराया था। अकबर जो है मुगल बादशाह औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब का बेटे का नाम अकबर था। दुर्गादास राठौड़ तथा राज सिंह ने औरंगजेब के बेटे अकबर को अकबर के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाया था, भड़काया था। 1 जनवरी 1681 को औरंगजेब के बेटे अकबर ने नाडोल पाली में खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। औरंगजेब का बेटा था अकबर ने नाडोल पाली में खुद को मुगल बादशाह घोषित किया था 1 जनवरी 1681 को। औरंगजेब की चालाकी के कारण वीर दुर्गादास राठौड़ तथा अकबर को दक्षिण भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा था। संभाजी कौन था? शिवाजी का बेटा था, छत्रपति शिवाजी। बुलंद अख्तर तथा सफियतुन्निसा बुलंद अख्तर अकबर का बेटा था। बुलंद अख्तर कौन था? अकबर का बेटा था तथा सफियतुन्निसा जो है अकबर की बेटी थी। तो इन दोनों का जो पालन पोषण है वो किसने किया था? वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया था। ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास राठौड़ ने बुलंद अख्तर तथा सफियतुन्निसा दोनों को अकबर के पिता औरंगजेब को सौंप दिया था। मुगल बादशाह औरंगजेब जो है बुलंद अख्तर तथा सफियतुन्निसा का कौन था? दादा था। बात करते हैं अजीत सिंह के द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तकें, जिसमें गुण सागर है, दुर्गा पाठ, भाषा है और निर्वाण दुआ है। बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। इनका जो जन्म है वो जोधपुर में सालवा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम आस्कन था, माता का नाम नेतकावर था और दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर की लोणीवाला जागीर दी गई थी। महाराजा अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ 1678 ईस्वी में से 1678 से लेकर 1708 तक लगातार 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। और अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह राठौड़ ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से बाहर निकाल दिया था। मारवाड़ से बाहर निकलने के बाद दुर्गादास राठौड़ वो मेवाड़ चले जाते हैं और मेवाड़ में दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर जागीर दी गई थी। बाद में दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा परगने का हाकिम बना दिया जाता है। जिस व्यक्ति को परगना दिया जाता है उस व्यक्ति को क्षेत्र या परगने का हाकिम कहा जाता है। रामपुरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? मालवा, मध्य प्रदेश में। 1718 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो जाती है और दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे। दुर्गादास राठौड़ की उपाध्याय क्या है? तो मराठौड़ों का यूलिसेस कहा था कार्निजन स्टोर के अनुसार, राजपूताने का गैरिबॉल्डी और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। राठौड़ों का जो यूलिसेस है वो कर्नल जेम्स स्टोर ने कहा है। राजपूताना का गैरिबॉल्डी है वो दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है और अणबिंदिया मोती कहा जाता है मारवाड़ का। और जोधपुर का इतिहास द्वितीय संस्करण गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास का द्वितीय संस्करण दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया था। किसे किया था? दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया था। बात करते हैं खालसा। खालसा क्या होता है?
राज्य के सबसे बड़े भूमि क्षेत्र को खालसा कहता है। खालसा जो है राजा के पास होता था। खालसा घोषित कह सकते हैं। तो पहली बार खालसा घोषित किसने की थी? अकबर ने। और दूसरी बार औरंगजेब ने। परगना, राज्य में खालसा को कई भागों में बांट दिया जाता था, जैसे परगना कहा जाता है। खालसा के बाद जो बड़ा भूमि क्षेत्र होता था उसे परगना कहा जाता था। जिसके व्यक्ति के पास परगना होता था उस व्यक्ति को हाकिम कहा जाता था। जागीर क्या होती है? परगने से भी छोटे भूमि के क्षेत्र को जागीर कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास जागीर होती है उसे जागीरदार कहा जाता है। अगला शासक है महाराजा अभय सिंह। अगला शासक कौन है? महाराजा अभय सिंह है। 1724 से लेकर 1749 का शासनकाल है। ये युद्ध है अहमदाबाद का युद्ध है। ये गुजरात में लड़ा जाता है। और ये युद्ध मारवाड़ के अभय सिंह और गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खां के मध्य लड़ा जाता है। और इसमें अभय सिंह ने सर बुलंद खां को हराया था। खेजली घटना जो है 1730 में होती है। खेजली घटना जोधपुर में। उसमें राजा अभय सिंह के शासनकाल में एक उनका जो हाकिम गिरधारी दास ने जोधपुर में खेजली के जो पेड़ हैं उनको कटवाने के आदेश दिए थे। और पेड़ों को बचाने के लिए 12 सितंबर 1730 को अमृतादेवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हो गए थे। और ये घटना जो भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी जो आती है इसी दिन खेजली मेला भरता है, उसी दिन ये घटना घटी थी। और विक्रमी शक पूछा जाए तो 1787 में जोधपुर के खेजली नामक स्थान पर यह घटना घटी थी। और खेजली घटना में शहीद हुए 363 लोगों में जो 294 पुरुष थे और 917 महिलाएं थी। और खेजली घटना और इसे ही खेजली आंदोलन भी कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी विश्नोई के नाम पर अमृता देवी पुरस्कार शुरुआत जो 1994 में की गई थी। खेजली घटना की याद में जोधपुर के खेजड़ी नामक स्थान पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये खेजड़ी का वृक्ष मेला। बात करते हैं महाराजा अभय सिंह के दरबारी विद्वान। तो कर्णिदास और वीरभान था। कर्णिदास कौन था? तो कर्णिदास जो दास है ये अभय सिंह का दरबारी विद्वान। इनके द्वारा सूरज प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई है। और सूरज प्रकाश नामक पुस्तक को बिड़द श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। सूरज प्रकाश नामक पुस्तक से राजा अभय सिंह को अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। वीरभान कौन था? तो वीरभान जो है जिन्होंने राज रूपक नामक पुस्तक लिखी थी और अभय सिंह का दरबारी विद्वान था। राज रूपक नामक पुस्तक से महाराजा अभय सिंह के अहमदाबाद गुजरात की जानकारी मिलती है। अगला शासक है महाराजा मान सिंह। तो महाराजा मान सिंह जो है 1803 से लेकर 1843 तक का जो शासनकाल है वो महाराजा मान सिंह का शासनकाल है। महाराजा मान सिंह जब जालोर में था तब गोरख संप्रदाय के पायस देवनाथ ने महाराजा मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। अगर पूछा जाए कि मारवाड़ के जो शासक थे मान सिंह है उनको राजा बनने की जो भविष्यवाणी वो किसने की थी? जालोर में जब थे ये तब गोरख संप्रदाय का एक व्यक्ति था पायस देवनाथ। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आप भविष्य में राजा बनेंगे, वो भी मारवाड़ के। मान सिंह ने राजा बनने के बाद गोरख संप्रदाय के पास देवनाथ को अपना गुरु बनाया था। जब उन्हें विश्वास हो गया कि इनकी भविष्यवाणी सच्ची है तो गोरख संप्रदाय के पास देवनाथ को अपना गुरु बना दिया था। महाराजा मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो महामंदिर जो है उनका निर्माण करवाया था। और महामंदिर जिसे सूर्यासी खंभों का मंदिर कहा जाता है। राजा मान सिंह ने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी, नाथ चरित्र। और सन्यासी राजा कहा जाता है। महाराजा मान सिंह को क्या कहा जाता है? सन्यासी राजा कहा जाता है। महाराजा मान सिंह ने जोधपुर के मेहरानगढ़ में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। मान पुस्तक जो प्रकाश पुस्तकालय वर्तमान में मान सिंह पुस्तक प्रकाश के अंदर कहा जाता है इसे वर्तमान में। अमीर खां के कुकृत्यों से परेशान होकर राजा मान सिंह ने 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। तो मारवाड़ का वह राजा जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी तो वो कौन था? राजा मान सिंह। किनसे परेशान होकर? अमीर खां से। और ये संधि 6 जनवरी 1818 को हुई थी। 1827 में महाराजा मान सिंह ने नागपुर के राजा आपा साहिब भोसले को अंग्रेजों के खिलाफ शरण दी थी। 1832 में महाराजा मान सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया, अर्थात विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। गंगोली का युद्ध कैसे थे? ये युद्ध है वो 1807 में लड़ा था परबसर नागौर में।
इसमें मेवाड़ के राजा भीम सिंह जिनकी बेटी जो कृष्ण कुमारी को लेकर इनकी विवाह को लेकर ये युद्ध होता है। उसमें आमेर जयपुर का राजा जगत सिंह जिसके साथ इनकी क्या होती है, सगाई होती है। इसके साथ ही मारवाड़ का राजा मान सिंह है। इन तीनों के मध्य युद्ध होता है जिसमें जयपुर के जो जगत सिंह होते हैं जिसके साथ सगाई होती है उनकी विजय होती है और मान सिंह हार जाते हैं। और बाद में जो है 1810 को टोंका सस्ताबू जमीर का पिंडारी है वो जो है कृष्णा कुमारी को जहर देकर इस विवाद को समाप्त कर देता है। महाराजा मानसिंह का दरबारी विद्वान तो कवि बांकीदास जी, कवि बांकीदास जो है ये महाराजा मानसिंह का दरबारी विद्वान था। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें कविराज बांकीदास इसे मारवाड़ का क्या कहा था, बीरबल कहा जाता है। तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, बांकीदास लिख्यात, मान जसो मंडन, दातार बावनी, क्रू कवि बतीसी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये पुस्तकें लिखी। लगभग 6 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, 5। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नाम पुस्तक जो है कविराज बांकीदास के द्वारा लिखी गई थी। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत के माध्यम से कवि बांकीदास जी ने अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की। अब राजाओं ने ठीक नहीं किया अंग्रेजों का साथ देकर। पहले वाले राजाओं ने मुगलों का साथ दे दिया और बाद वाले राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। तो उनके माध्यम से एक संदेश कह सकते हैं कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक इन्होंने पुस्तक लिखकर राजपूताना के राजाओं को क्या दिया है, संदेशा दिया है। तो गुलाब राय कौन थी? ये विजय सिंह की प्रेमिका कह सकते हैं या पासवान जैसे मारवाड़ की क्या कहा जाता है, नूरजहां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। तो उन्हीं के ऊपर एक उनके बारे में बताया। तो बात करते हैं गुलाब राय के बारे में। तो पासवान जो गुलाब राय थी इनके बारे में बात करते हैं। राजा या राजकुमार किसी भी स्त्री की पाँव में सोने का गहना पहनाकर उसे पर्दायत बना लेते थे। और पर्दायत क्या होती, राजा की उपपत्नी कहलाती थी। पर्दायत के नाम के साथ राय लगा दिया जाता था। उसके पुत्र को बाबा कहते थे, जिन्हें महाराजा तखत सिंह ने 1863 ईस्वी में राजा का खिताब प्रदान किया था। पासवान गुलाब राय जो है ये जाट जाति की थी जिसने जालौर में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की और राजकाज चलाया। वह गोकुलीय गोसाइयों की परम भक्त थी और इस परम सुंदरी के मोह पास में जोधपुर नरेश विजय सिंह ने अपनी रानी और सरदारों को नाराज कर दिया। एक इस पासवान के लिए वहाँ के सरदारों और अपनी रानियों को नाराज कर दिया था। इसे नाराज होकर वहाँ के सरदारों और रानियों ने मिलकर 16 अप्रैल 1792 को एक षड्यंत्र रच कर जोधपुर की गलियों में ही गुलाब राय की हत्या कर दी जाती है। और गुलाब राय के कहने पर ही विजय सिंह ने जोधपुर में पशुवध और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। एक जोधपुर के इतिहास में एक नाम आता है, क्या नाम है, ननी भगतन। पूछा जा सकता है कि ननी भगतन कौन थी। तो जसवंत सिंह सेकंड जिनका शासनकाल है 1873 से लेकर 1895 का है। जब जोधपुर का शासक बना तो उसने फैजुल्ला खां को अपना दीवान मतलब उसमें प्रधानमंत्री जो बनाया जाता था वो दीवान था। वह राजा को प्रसन्न करने के लिए रामपुर नवाब से भगतन जाति की एक नृत्यांगना नाचने वाली को ले आया था, मांग कर लाया था, जो अदिति सुंदर थी। भक्तनों का विवाह मिट्टी के गणेश जी से किया जाता था और फिर उन्हें रुपयों या कह सकते हैं 8 आने में किसी साधु को बेच दिया जाता था। और जैसे पति के सब अधिकार प्राप्त हो गए जाते थे। इससे उत्पन्न लड़कियां जो हैं वो इनसे जो भी उत्पन्न लड़कियां होती थी, जो संतानें होती थी, वो भक्तन कहलाती थी। इनमें से कौन जो वेश्यावर्ती कहलाने वेश्या थी और ननी भक्तन उन्हीं में से एक थी। ननी भक्तन के सौंदर्य ने जसवंत सिंह सेकंड को उसका दीवाना बना दिया था और खुली महफिल में वह राजा के बंगले में बैठती थी। जोधपुर के इतिहास में यही एकमात्र वेश्या थी जो दुर्ग की देहरी लांघ चुकी थी, पार कर चुकी थी। जब वह जाती थी तो राजा उसकी पालकी को कंधा लगाता था। उसके इस व्यवहार से प्रेरित होकर जसवंत सिंह सेकंड का छोटा भाई प्रताप सिंह जो है इनसे नाराज होकर कहाँ चला गया था, जयपुर चला गया। लेकिन किंतु कुछ समय उपरांत बाद में जसवंत सिंह सेकंड ने प्रताप सिंह को वापस बुलाकर अपना प्रधानमंत्री बनवा दिया था, नियुक्त कर दिया था। उसने फैजुल्ला खान से भी मुक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन किंतु ननी भगतन के सौंदर्य से वह मुक्त न हो सका। 1883 की बात है जब स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो जोधपुर में आते हैं। जब उन्होंने जसवंत सिंह सेकंड को ननी भगतन की पालकी को कंधा लगाते देखा तो उन्होंने राजा को फटकार लगाई कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप एक राजा हो और
इस नाचने वाली वेश्या क्या आप इनकी पालकी को कंधा लगा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। तो इनसे प्रेरित होकर उन्होंने नन्ही नन्ही भक्तन थी, उसने 29 सितंबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती इनको दूध में जहर जहर और कांस के कुछ टुकड़े डालकर पिसवाकर उसमें डाले और उनको पिला दिया, जिससे 30 अक्टूबर को अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन बाद ही जब ये अजमेर जाते तो वहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1895 को जसवंत सिंह सेकंड की मृत्यु हो जाती है। इसके उपरांत 23 अगस्त 1909 को 61 वर्ष की आयु में अनेक कष्टों को भोगते हुए ननी भक्तन की भी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ मंदिर हैं जो इतिहास में प्रसिद्ध हुए। तो ओसिया में एक मंदिर पड़ता है चचिया माता का। तो चचिया माता का जो मंदिर है ओसिया जोधपुर में स्थित है। ओसिया का प्राचीन नाम जो उपकेश पठन था। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। और चचिया माता है ये ओसवाल समाज की कुल देवी है। और यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली में बनाया गया है। चचिया माता को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी का सांप्रदायिक सद्भावना की जो देवी है वो चचिया माता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चचिया माता को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सांप्रदायिक सद्भाव का देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का जिला है वो अजमेर को कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का किला है वो शाह बहादुर को कहा जाता है। और सांप्रदायिक सद्भाव का जो पुरस्कार है वो आगम का सूर्य पुरस्कार है। अगर पूछा जाए कि सांप्रदायिक सद्भाव का नगर कहा जाता है तो वो टोंक को कहा जाता है। तो ये सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित है। आगे बात करते हैं वत्सराज द्वारा ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और ओसिया में सूर्य मंदिर होने के कारण इसे राजस्थान का कोणार्क कहा है। हरिहर मंदिर है वो पंचानन शैली में। इसके साथ ही महावीर मंदिर भी बने हुए। इसके साथ ही मेहाजी मांगलिया का मंदिर जो बापणी में पड़ता है, बापणी जोधपुर में। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जब जन्माष्टमी आती है, भगवान कृष्ण के मंदिर मेले भरते उसी दिन इनका जन्म भी होता है, उसी दिन यहाँ पर मेला लगता है। और मेहाजी मांगलिया जिनके वाहन का नाम क्या है? किरड काबरा है। इसके साथ ही करणी माता है। करणी माता का जन्म भी यहाँ पर ओसिया के निकट सुआ गांव वहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? 1387 ईस्वी में। अगर विक्रमी संवत पूछा जाए तो 1444 में हुआ था। और 1444 में जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो 1444 कंबों के हैं। इसके साथ ही 1444 में जहाँ जो गागरम दुर्ग में शाखा भी हुआ था, दूसरा शाखा, तो ये 1644 में। अगर बात करें करणी माता जो है इनके पिता का नाम मेहाजी था, माता का नाम देवल देवी, बचपन का नाम रिधिबाई था। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जो है वो रखी थी। इन्हें चूहा वाली देवी के नाम से जाना। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में। जलो पणिहारी, लाल केसा, जारजी चंपावत तथा लूरी यहाँ के प्रमुख पुरुष जो है लोकगीत है। इसके साथ एक मंडोर में जो है वीरपुरी का मेला लगता है। ये सावन के अंतिम सोमवार को लगता है। खेजरली मेला जो है ये कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जब सुगंध दशमी आती है, तेजा दशमी आती है, इसी दिन तेजा जी के मेले भी लगते हैं। और एक खेजरली मेला जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिलाड़ा बात की जाए बिलाड़ा की तो बिलाड़ा जो है राजा बलि ने बसाया था। और बलि के नाम पर इनका नाम जो है वो बिलाड़ा पड़ता है। बलि के नाम पर इनका नाम क्या पड़ता है? और आई माता का यहाँ पर मंदिर है। और सिर्री जाति के भक्त हैं जिनकी पूजा करते हैं। सिर्री जाति की ये क्या है? कुल देवी है। यहाँ जलने वाले चिराग से कालिक की जगह केसर टपकती है। रामदेव जी की ये शिष्या थी आई माता। मंदिर को दरगाह कहा जाता है, थान को बडर कहा जाता है। और पुजारी जो होते हैं वो दीवान होते हैं। सिर्री जाति की कुल देवी है। और प्रतिमा शुक्ल द्वितीया को क्या लगता है? मेला लगता है। देवी के 11 नियम है। और इसमें क्या है? गुर्जर जाति का जो प्रवेश है वो निषेध है। और आई माता के बचपन का नाम क्या था? जीजीबाई था। पूछा जाए कि आई माता के बचपन का नाम क्या था? जीजीबाई था। मारवाड़ महोत्सव का दूसरा नाम है मांड महोत्सव है। ये महोत्सव जोधपुर में आश्विन शरद पूर्णिमा को सितंबर अक्टूबर माह में 2 दिन तक मारवाड़ के वीरों को याद किया था। मारवाड़ के जो शासक थे, जो वीर शहीद हुए थे, उनको याद करने के लिए मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव का आयोजन जो है ये आश्विन पूर्णिमा, जैसे शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा या राम पूर्णिमा कहा जाता है, इसी दिन का आयोजन किया जाता है।
यहाँ भरने वाले मेलों में लोक नायक नृत्य संगीत एवं वीर गाथाओं के माध्यम से वीरों का बखान करते हैं। और इस उत्सव का ऊंट पोलो एक प्रमुख आकर्षक है। ऊंट पोलो है, ऊंट पोलो। इसके साथ ही एक हड़बू जी का मंदिर है जो बेगटी फलोदी में है। तो हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। राव जोधा को आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने कटार भेंट की थी। राव जोधा ने कार्य उपरांत बेगटी गांव जो है वो हड़बू जी को दे दिया। इसका निर्माण 1721 को अजय सिंह द्वारा किया गया था। तो हड़बू जी को शकुन शास्त्र का किया था और वसंत सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। इनके मंदिर में छकड़ा गाड़ी कह सकते हैं या बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी का जो वाहन है वो सियार था। इन्होंने रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि ली थी। रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि, रामदेव जी के बहुत सारे भाई थे। इनका वर्णन जो है और 24 बाणियाँ नामक रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा था। तो 24 बाणियाँ ग्रंथ में इनका वर्णन किया गया है। तो आज का इतना टॉपिक है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।